नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी परीक्षा वाणी सीरीज है और इसका जो परीक्षा वाणी का अध्याय 9 है, जिसका नाम है प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें उत्तराखंड के पर्यटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रारंभ में दिए गए हैं और उसके बाद इसमें जो 13 जिले हैं, तो उसमें यहाँ पर जो प्रमुख नगर हैं या पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो उनके बारे में इसमें दिया गया है। तो इस आज के वीडियो में हम पहले उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आज का ज़िला है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे हरिद्वार ज़िले के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के बात करें तो उत्तराखंड पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। तो हमारे जो उत्तराखंड है तो इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड की महिमा, हम जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में ही इसे देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। प्राचीन काल से ही यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु इस क्षेत्र में आते हैं और इसे पवित्र स्थान माना जाता है, देवों का स्थान माना जाता है। 4 धामों से लेकर यहाँ पर सिखों के प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब तक, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन पर जो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहे हैं और दूर दूर से यहाँ पर ऋषि मुनि तप करने के लिए आते हैं। इन क्षेत्रों की जो महिमा है, तो इसके कारण ही यहाँ पर जो उत्तराखंड जैसे केदारनाथ है, तो केदारनाथ की महिमा से ही प्राचीन काल से जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, तो इसे केदारखंड और कैलाश मानसरोवर की महिमा से कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल से ही पर्यटन की दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से यह जो हमारा राज्य है तो समृद्ध राज्य है और लगातार जो हमारी सरकारें हैं तो यह भी हमारे जो टूरिज्म है तो इसको काफ़ी प्रमोट कर रही हैं। तो उत्तराखंड पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और राज्य की आय तथा रोजगार का भी एक प्रमुख साधन है। तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा राज्य के आय तथा रोजगार का एक प्रमुख साधन भी है। तो यहाँ पर हमारा जो पर्यटन है तो यह काफ़ी पर्यटन स्थलों की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा राज्य काफ़ी एक समृद्ध राज्य है और महत्वपूर्ण राज्य है। सरकार द्वारा सुनियोजित एवं तीव्र विकास हेतु यहाँ पर व्यापक परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। तो सरकार द्वारा यहाँ पर जो सुनियोजित एवं तीव्र विकास हेतु कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, तो इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार द्वारा पर्यटन नीति जारी की गई थी। जब हमारा राज्य बना था तो उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य अलग हुआ, तो इसमें जो प्रथम पर्यटन नीति जारी की गई थी तो ये अंतरिम सरकार के ही द्वारा जारी कर दी गई थी। तो 26 अप्रैल 2001 को हमारी पहली पर्यटन नीति जारी होती है और 26 अप्रैल 2001, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रथम पर्यटन नीति अंतिम सरकार के दौरान जारी हुई 26 अप्रैल 2001 को। और जो पर्यटन नीति बनाई गई तो इसी के तहत उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का भी यहाँ पर गठन किया गया है और यह इसका जो गठन किया गया तो अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का। और अधिनियम के तहत गठित होने वाला एक उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एक अलग तरह का निकाय है। और इसमें अगर इस बोर्ड की हम बात करें तो इस बोर्ड में जो ये पर्यटन बोर्ड है तो इसमें अधिनियम के तहत इसे गठित किया गया है और पूरे देश में एक अलग तरह का निकाय है जिसे अधिनियम के तहत गठित किया गया है। इसमें 5 विशेषज्ञ होंगे और यह सरकार को सलाह देने का कार्य करेंगे, यानी पर्यटन से जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए, तो यह 5 जो विशेषज्ञ होंगे तो इनका कार्य सरकार को सलाह देना होता है। इसके साथ ही 3 निदेशक होते हैं जो परियोजना प्रतिपादन, वित्त, निवेश, प्रचार एवं विपणन का कार्य करते हैं। किस प्रकार का जो पर्यटन बोर्ड है तो किस प्रकार से, जैसे हमारे 4 धाम है तो किस प्रकार से वहाँ पर अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं या वहाँ पर उनको जो पर्यटन स्थल हैं तो उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए या विकसित किया जाए, तो इस संबंधी जो कार्य होते हैं तो इस बोर्ड का महत्वपूर्ण कार्य होता है। पर्यटन संबंधी सुझाव देने वाले यह राज्य का सबसे बड़ा उपक्रम या संस्था भी कह सकते हैं आप। तो यह राज्य का सबसे बड़ा उपक्रम है जो पर्यटन संबंधी सुझाव सरकार को देता है और इसका जो अध्यक्ष होता है तो वह पर्यटन मंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष पर्यटन विकास आयुक्त होता है और इसका जो सचिव है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका सचिव होता है। तो इसमें अध्यक्ष महत्वपूर्ण है कि पर्यटन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, न कि मुख्यमंत्री। अब इसके बाद ये अंतरिम नीति आ गई। उसके बाद जैसे जैसे हम टाइम आगे बढ़ा तो इसमें हमारे जो राज्य सरकार हैं तो
सितंबर 2018 में फिर नई पर्यटन नीति लेके आए हैं। तो सितंबर 2018 में नई पर्यटन नीति आई है और पहले जो हमारे सर्वप्रथम नीति है यह 26 अप्रैल 2001 की है और इस नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो सितंबर 2018 में जो पर्यटन नीति आई है तो इसी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और 28 जो गतिविधियाँ थी तो इनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जैसे लाभ देने की भी व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर पर्यटन या टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इसको एक क्या कर दिया, उद्योग का दर्जा दे दिया और इसके अंतर्गत जो 28 महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं तो उनको सूक्ष्म लघु या मध्यम जो उद्योग जैसी सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। अब पर्यटन नीति के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो पर्यटन नीति में प्रमुख बिंदु रखे गए हैं। पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करना और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं या संभावनाएं हैं उनको उजागर करने का कार्य इस नीति के तहत किया जाएगा। इको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा कि यहाँ जो लोग आएँ तो यहाँ उनके आने से यहाँ पर नुकसान कम से कम हो, तो इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करना है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की सहभागिता को भी बढ़ाना है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की जो सहभागिता है तो उससे यहाँ पर जो हमारा पब्लिक सेक्टर है तो उससे यहाँ पर जो हमारे जो पर्यटन स्थल हैं तो उनका विकास करना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर हमारे जो यहाँ पर पर्यटक स्थल हैं तो इनको प्रचार प्रसारित करना है कि ताकि अधिक से अधिक यहाँ पर जो पर्यटक हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। साथ ही विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि ताकि हमारे जो पर्यटक स्थल हैं उनको विकसित किया जा सके। मनोरंजन पर्यटन के साथ साथ संस्थागत एवं साहसिक पर्यटन का भी यहाँ पर विकास करना। तो यहाँ पर मनोरंजन पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन है तो उसकी भी यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, तो साथ ही साहसिक पर्यटन का भी यहाँ पर विकास करना है। और अब इसके बाद पर्यटन संबंधी कार्य योजनाएं एवं ढांचे। तो उत्तराखंड को धरती के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन जो वैदिक ग्रंथ हैं तो उसमें हमारे उत्तराखंड की काफ़ी जो महिमा है तो उसका गुणगान किया गया है और इसे देवभूमि के नाम से वर्णित किया गया है। तो राज्य में सुनियोजित या दीर्घकाल एवं सतत पर्यटन का विकास करते हुए इसे धरती का स्वर्ग घोषित करना है। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ के स्थल हैं तो इनको PPP मॉडल हेतु पूंजी निवेश हेतु लोक निजी सहभागिता से यहाँ पर ढांचागत विकास को बढ़ाना है ताकि यहाँ पर जो हमारे पर्यटक स्थल हैं तो इनको विकसित किया जा सके और ये निजी क्षेत्र की सहायता से। इसके लिए जब पर्यटन संबंधी जो हमारा जो राज्य है एक इसका मुख्य साधन भी है तो इसलिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन वर्ष भी घोषित किए गए हैं। सर्वप्रथम 2001 में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया और उसके बाद 2015 में हरीश रावत जी के समय 2015 में पर्यटन वर्ष घोषित किया जाता है। तो 2 वर्ष घोषित हुए हैं 2001 और 2015। और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन की वेबसाइट भी तैयार की गई है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वह भी चलाए जा रहे हैं साथ में। तो राज्य सरकार द्वारा इसकी वेबसाइट तैयार की गई है और साथ में प्रचार प्रसार के लिए CD-ROM, टेबल बुक्स, प्रचार स्मारिका, अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर विभिन्न तरीक़ों से राज्य सरकारें हमारी क्या कर रही हैं या हमारे जो टूरिज्म है या पर्यटन है तो इसको बढ़ावा देनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों में सहभागी के तौर पर उत्तराखंड भाग लेता है और साथ में उत्तराखंड उत्सव का भी आयोजन जिसमें हमारे जो प्रमुख शहर हैं दिल्ली, सूरजकुंड, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे कुछ जो प्रमुख शहर हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड उत्सव का आयोजन भी किया जाता है ताकि हमारा जो पर्यटन है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया जा सके। और इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटन सूचना केंद्र भी बनाए गए हैं। तो पर्यटकों को उच्च स्तर की मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पर पर्यटन सूचना केंद्रों का विकास किया गया है। साथ में विंटर कार्निवाल का जो आयोजन होता है तो मसूरी और नैनीताल में विंटर कार्निवाल का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है देहरादून और अल्मोड़ा में। तो देहरादून और अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और हमारी जो सांस्कृतिक यहाँ पर धरोहरें हैं तो इनका जो सूचीकरण करने का कार्य किया है तो यह सांस्कृतिक धरोहरों को सूचीकरण करने का कार्य इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी ITANG के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक
सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड जो पर्यटन विकास बोर्ड है तो अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया और इसके प्रमुख कार्य हैं नीति निर्धारण करना, अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पूंजी निवेश का आमंत्रण एवं अनुमति देना और सरकार को पर्यटन संबंधी सलाह देना। तो ये हमारा जो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है तो इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण है और लगातार यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। इसकी तिथि पूछी जाती है कि कब ये योजना यहाँ लागू हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 जून 2002 से यहाँ पर जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना है तो यह राज्य में प्रारंभ हुई थी और इसका मुख्य जो उद्देश्य है पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और साथ में रोजगार को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 से प्रारंभ होती है और इस योजना के माध्यम से जो उद्यमी हैं तो उनको पर्यटन विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो यह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में लागू है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारी राज्य सरकार द्वारा कुछ अन्य कदम भी उठाए गए, जिसमें पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने हेतु विशेष फोकस किया गया है। साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, वन्यजीव पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन। तो यहाँ पर सामान्य जो हमारा पर्यटन है उसके साथ साथ यहाँ पर साहसिक पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे राफ्टिंग हो गया, हिल क्लाइंबिंग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इको टूरिज्म है, वन्यजीव पर्यटन है, तो हमारे जो नेशनल पार्क हैं तो इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य पर्यटन है कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में आए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो सरकार है तो पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने हेतु विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर चूनाखान रामनगर में सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना चूनाखान रामनगर में की गई है और साथ में यहाँ पर ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित हेतु यात्रा मार्ग के पास पर्यटन गांव भी विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही जो यात्रा मार्ग हैं तो वहाँ के जो आसपास के गाँव हैं तो उनको पर्यटन से जोड़ने के लिए तो पर्यटक गांव भी यहाँ पर कुछ विकसित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो माणा है हमारा अंतिम सीमांत गांव में से एक है, चमोली जिले में जागेश्वर धाम है अल्मोड़ा में, तो इनको हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही बायो और ऑर्गेनिक पर्यटन का भी विकास किया जा रहा है कुछ चुनिंदा गाँव में। तो कुछ चुनिंदा गाँव में बायो और ऑर्गेनिक पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो इसके साथ ही साहसिक जो पर्यटन है तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, कैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग तो आदि कुछ प्रमुख जो पर्यटन कार्य हैं तो वह राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क की यहाँ पर स्थापना की गई सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में और यह 55 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साथ ही जो 4 धाम मार्ग हैं तो उनके यात्रा विकास मार्गों का विकास किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा होगा ये 2016 से प्रारंभ हुई 4 धाम विकास जो परियोजना है वह लगभग पूर्ण हो गई है। जोशीमठ, ऊखीमठ, मुखवा और खरसाली का यहाँ पर मुख्य रूप से विकास किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो होटल मैनेजमेंट का संस्थान है तो राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर होटल मैनेजमेंट के संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई है और इसके जो राज्य स्तरीय संस्थान है होटल मैनेजमेंट के तो देहरादून और अल्मोड़ा जिले में स्थापित किए गए हैं। पर्यटन सर्किटों का विकास किया जा रहा है, पर्यटन सर्किट बनाया जा रहा है, जो हमारे विभिन्न स्थल हैं तो उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर नंदा देवी राजा जो हमारी 12 वर्षीय यात्रा होती है तो कुंभ की तर्ज पर इसका भी आयोजन हो रहा है। साथ ही जो नेहरू वार्ड है तो उसको हेरिटेज के रूप में यहाँ पर पुराने जेल देहरादून में तो उसको हेरिटेज वार्ड के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो ये विभिन्न जो कार्यक्रम हैं तो ये राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक यहाँ पर जो हमारे पर्यटक हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। अब इसके बाद है हमारा राज्य के प्रमुख नगर, ऐतिहासिक और धार्मिक व पर्यटन स्थल। तो इसमें सबसे पहला जिला आज का जो हमारा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो ये है हरिद्वार। तो हरिद्वार की बात करें तो बिल्व एवं नील पर्वतों के मध्य शिवालिक श्रेणी में स्थित है हमारा जिला हरिद्वार और गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। तो दाएं तट पर स्थित है हरिद्वार और यहाँ से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो
भागीरथी या गंगा नदी है तो पहाड़ों से निकलकर आती है और सर्वप्रथम हरिद्वार में ही यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जिले के रूप में गठन की बात करें तो हरिद्वार हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। तो 28 दिसंबर 1988 को इसको जिले के रूप में गठित किया जाता है और 1988 से 2000 तक, यानी 1988 से राज्य बनने तक यह सहारनपुर का हिस्सा रहता है और 2000 के बाद यह हमारे गढ़वाल मंडल में और साथ ही उत्तराखंड में शामिल होता है। तो 2000 के बाद ही यह शामिल होता है। 1988 से 2000 तक यह सहारनपुर का हिस्सा रहता है। पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में नाम की बात करें तो इसे गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र भी कहा जाता है। और शिव उपासक इसे हरिद्वार के नाम से जानते हैं। जो केदारनाथ आते हैं तो इसको सामान्यतः हरिद्वार कहते हैं और वैष्णव मत वाले जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो इसको हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो पुराणों और प्राचीन जो हमारे संस्कृत साहित्य ग्रंथ हैं तो इनमें मिलते हैं। गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी या माया क्षेत्र और हरद्वार और हरिद्वार। तो ये प्रमुख नाम है जो हरिद्वार के प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद यहाँ से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे रामायण काल से पूर्व। तो रामायण काल से पूर्व माना जाता है कि जो ऋषि कपिल थे तो उनका यहाँ पर आश्रम था। राजा सगर के अश्वमेध घोड़ों को इंद्र ने कपिल के आश्रम में, ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया था। तो यानी रामायण काल से पूर्व की कुछ घटनाएं यहाँ पर होती हैं जिसमें ऋषि कपिल का आश्रम रहता है। राजा सगर के जो अश्वमेध घोड़े रहते हैं तो इंद्र के द्वारा, भगवान इंद्र के द्वारा कपिल ऋषि के आश्रम में उन्हें बांध दिया जाता है। और जब कपिल ऋषि द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों को यहाँ पर भस्म कर दिया जाता है, तो जब वो उनसे अपना घोड़ा मांगते हैं तो फिर ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उनको भस्म कर देते हैं। उसके बाद जो उनके वंशज हैं तो एक वंशज का नाम रहता है राजा भगीरथ, उनके द्वारा फिर तप किया जाता है। अपने जो पुरख हैं तो उनका पुनरुद्धार करवाया जाता है और माँ गंगा का धरती पर अवतरण होता है और उन्हें हरिद्वार से गुजार कर पूर्वजों का उद्धार होता है। तो साथ ही यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ था, तो इस कारण इसको एक नाम इसका कपिला भी है। तो हरिद्वार को कपिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पांडव काल की बात करें तो या महाभारत काल की बात करें तो यहाँ पर खांडव वन हरिद्वार में पांडवों का अज्ञातवास व्यतीत हुआ था। तो यहाँ पर कहते हैं खांडव वन का जिक्र मिलता है तो कहा जाता है कि जो खांडव वन था वह हरिद्वार में ही था और इसमें जो पांडव जब अज्ञातवास में थे तब वह इस हरिद्वार के क्षेत्र में वो कुछ समय रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर के द्वारा शरीर का त्याग यहाँ पर हरिद्वार के क्षेत्र में ही किया गया था। और साथ में कहा जाता है कि विदुर द्वारा जो मैत्रेय ऋषि हैं तो उनको महाभारत की कथा हरिद्वार के क्षेत्र में ही सुनाई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम भी है और कहा जाता है कि जब गंगा माँ धरती पर आई और गौमुख से आगे बहते हुए हरिद्वार पहुँची तो यहाँ पर जब सप्तऋषि उन्होंने आश्रम देखे तब वह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कहाँ से बहा जाए। सब सातों ऋषियों की महिमा का सवाल भी था। तब इसमें कहा जाता है कि देवताओं ने माँ गंगा को सलाह दी कि आप 7 धाराओं में होकर प्रत्येक ऋषि के आश्रम के आगे से बहें। तो यहाँ पर गंगा को 7 धाराओं में विभक्त होना पड़ता है। तो यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में है। इसके अलावा यहाँ पर जैन ग्रंथों में भी हरिद्वार का वर्णन मिलता है, जिसमें 1000 ईस्वी पूर्व प्रथम जैन जो तीर्थंकर रहते हैं आदिनाथ, तो उनके द्वारा मायापुर में तपस्या का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जैन ग्रंथों में भी हरिद्वार का वर्णन मिलता है। इतिहासकारों द्वारा इसे 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी कहा जाता है और यहाँ से हमें ऐतिहासिक कालीन कुछ प्राचीन साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं, प्राचीन उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें बादराबाद का क्षेत्र प्रमुख है। इसका 1200 से 1700 ईस्वी के मध्य इसका जो नगर का जो टाइम पीरियड है या कालखंड है तो यह 1200 से 1700 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है और 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर इसे कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जो हर के पैड़े हमारा स्थान है तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि द्वारा तपस्या की गई थी और यह उज्जैन राजकुमार जो भर्तृहरि थे तो इनके द्वारा यहाँ पर इसके पास से 2 ग्रंथों की रचना की गई थी हरिद्वार में, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की थी भर्तृहरि ने। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी याद में जो राजा विक्रमादित्य रहते हैं तो उनके द्वारा अपने भाई की याद में जो हर की
पैड़ी नामक स्थान है, तो यहाँ पर पैड़ी या सीढ़ियों का निर्माण करवाया जाता है। तो पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, तो यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि यही साथ में उन्होंने भवन का निर्माण भी करवाया। और यह जो भवन है तो डाट वाली भवन या हवेली भवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हर की पैड़ी का निर्माण होता है, तो प्रारंभ में इसका नाम भर्तहर की पैड़ी था और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलकर यह हर की पैड़ी हो गया। तो इन्होंने राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर जो चीनी यात्री हैं, तो ये वैनसांग, ये भी हरिद्वार के क्षेत्र में आए थे 634 में या हरिद्वार पहुँचे थे। और इन्होंने इस नगर का वर्णन अपना जो ग्रंथ है तो इसमें मोइलो करके किया है। तो मोइलो बताया यानी मयूरपुर नाम से इसका वर्णन किया है। और इन्होंने गंगा को महाभद्रा कहा है। तो गंगा को महाभद्रा कहा है और जो हरिद्वार नगर है तो इसे मोइलो या मयूरपुर के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा यहाँ पर बाह्य आक्रमणकारी जो तैमूर लंग रहता है, तो वह भी हरिद्वार में आता है 1399 1899 के आसपास। तो यह एक विदेशी आक्रांता रहता है और उसका इतिहासकार रहता है सरुद्दीन। तो सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला के नाम से संबोधित किया है। तो सरुद्दीन ने यहाँ पर भगवान विष्णु के पदचिन्ह देखने का यहाँ पर वर्णन किया है और यह गंगा के तट पर उन्हें देखने को मिलता है। तो सरुद्दीन उसके इतिहासकार हैं, तो उसने भी यहाँ पर हरिद्वार क्षेत्र का वर्णन किया है, तो जिसे कायोपिल या कुपिला के नाम से संबोधित किया है। इसके अलावा जो कनिंघम है ब्रिटिश इतिहासकार, तो इनके द्वारा यहाँ पर कायोपिल या कोह पैरी, जिसका अर्थ है कोह या पहाड़, तो इन्होंने जो कनिंघम है तो उन्होंने हरिद्वार का वर्णन कायोपिल या कोह पैरी के नाम से किया है। और कोह पैरी का अर्थ जो इतिहासकार है तो जिस पहाड़ के नाम से बताते हैं। इसके बाद हरिद्वार के क्षेत्र में जब मुगल काल यहाँ पर चल रहा होता है, तो मुगल काल में भी हमें हरिद्वार से संबंधित कुछ घटनाओं का यहाँ पर विवरण मिलता है। तो अकबर काल में यहाँ पर अबू फजल द्वारा इसका वर्णन किया गया है और माया ही हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध बताई गई। तो यानी इसको माया क्षेत्र के नाम से ही वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि जो अकबर थे, मुगल कालीन अकबर शासक थे, तो इनके रसोई घर में गंगा जल प्रयुक्त होता था और वह हरिद्वार से ही जाता था। तो गंगा जल हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में यहाँ से ले जाया जाता था। तो यानी हमारी जो देवभूमि है तो प्राचीन काल से ही इसकी महिमा दूर दूर तक विस्तृत रही है और माँ गंगा की जो महिमा है तो वह भी पूरे देश में प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर जो अकबर की रसोई है तो वहाँ पर गंगा जल यहाँ हरिद्वार के क्षेत्र से ही ले जाया जाता था। इसके अलावा जो अकबर के सेनापति रहते हैं मान सिंह, तो उनके द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया जाता है और आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक हरिद्वार की नींव किसने रखी थी, तो यह अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा ही रखी गई थी। और कहा जाता है कि ये वह जब हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाते हैं और साथ में जो पुराना जो संकरा घाट था उसको उन्होंने बनवाया और गंगा के बीच एक अष्टकोणीय स्तंभ का उन्होंने निर्माण किया। कहते हैं कि वह भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो अष्टकोणीय स्तंभ है तो उसको उन्होंने ताम्रपत्र देकर एक साधु को दान में दे दिया था। तो ताम्रपत्र के द्वारा एक साधु को दान में दिया गया था। गंगा के बीच में बना हुआ है अष्टकोणीय स्तंभ। इसके अलावा उसके बाद अकबर के बाद जब जहांगीर शासक बनते हैं तो उनके शासनकाल में भी जो पहला यूरोपियन यात्री आता है टॉम कार्रियर, तो वह भी हरिद्वार आया था और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि टॉम कार्रियर ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा और 1620-21 में स्वयं जहांगीर ने यहाँ पर हरिद्वार क्षेत्र की यात्रा की थी और साथ में यहाँ पर कहा जाता है कि उन्होंने जो योगी हैं तो उनको कंबल भी बांटे थे। तो 1620-21 का ये समय रहता है। अब इसके बाद हरिद्वार से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक तथ्यों में से कि हरिद्वार को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है और इसी कारण यहाँ पर रामानंद 1400 से 1417 इनका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर उनका आगमन होता है और रामावत संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय के यहाँ पर जो लहर है वो प्रारंभ होती है। तो रामानंद भी इस क्षेत्र में आते हैं। हरिद्वार गोरखा काल में हम देखते हैं कि दासों की प्रमुख बिक्री का केंद्र बन जाता है। तो यहाँ पर जो भीमगौड़ा बैराज के आसपास का जो क्षेत्र है तो यहाँ पर दासों की प्रमुख खरीद बिक्री होती थी गोरखों के समय। तो 1804 से लेकर 1815 तक ये गोरखों के कब्जे में रहता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जो संचालित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल थे और इनके द्वारा 1862 से 65 के बीच तो यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाया जाता है हरिद्वार के क्षेत्र में। और इनकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं जब ये सर्वे करवाते हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की ये बात करते हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसमें गंगा द्वार हो गया, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर,
भैरव मंदिर, नारायण बली मंदिर और राजा वेन का किला, इन्होंने प्रमुख स्थल यहाँ पर हरिद्वार के बताए हैं अपनी रिपोर्ट में। इसके साथ ही यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा हरिद्वार की यात्रा की गई थी। सर्वप्रथम 1915 में आते हैं और उसके बाद 1927 में वह पुनः हरिद्वार के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हरिद्वार के प्रमुख दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों की बात करें तो हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड, कांगड़ा मंदिर, सुभाष घाट, कुशावत घाट, गऊ घाट, श्रावणनाथ मंदिर, दक्षेश्वर, गोरखनाथ, चंडी देवी, प्राचीन गंगा नीलधारा, महामाया देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, भीमगौड़ा कुंड, भीमगौड़ा बैराज ये हरिद्वार में है, जयराम आश्रम हरिद्वार में है, भारत माता मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, सप्तऋषि आश्रम है, विष्णु चरण पादुका मंदिर, श्री गंगा मंदिर है, मानसिंह द्वारा निर्मित अकबर के सेनापति के द्वारा, आठखंबा मंदिर, गंगाधर महादेव मंदिर या गंगा भगीरथ मंदिर, गायत्री मंदिर है शांति कुंज में, नीलेश्वर महादेव मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर जो स्थान है हरिद्वार के। इसके अलावा यहाँ पर मकर वाहनी गंगा मंदिर है और यह जो मकर वाहनी गंगा मंदिर है तो यह इसकी स्थापना की बात करें तो जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यानी जो कांची कामकोटि पीठ के ये शंकराचार्य रहते हैं तो इनके द्वारा यहाँ पर मकर वाहनी गंगा मंदिर स्थापित करवाया जाता है और दक्षिण शैली में यह बना हुआ है, काले पत्थर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो यह मकर वाहनी गंगा मंदिर हरिद्वार में है। साथ में पौराणिक ग्रंथों में जो वर्णित स्थान है तो पौराणिक काल से ही हरिद्वार की महिमा रही है और यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं तो उनका वर्णन हमें पौराणिक ग्रंथों या पुराणों में भी मिलता है, जिसमें हरिद्वार में हर की पैड़ी, कुशावत घाट, नील पर्वत, कनखल और बिल पर्वत ये प्रमुख हैं। अब इसमें सबसे पहला जो प्रमुख स्थान है हर की पैड़ी, तो हर की पैड़ी की बात करें तो पवित्र घाट का यहाँ पर सर्वोत्तम निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा भ्रातर अपने भाई की याद में करवाया जाता है और बाद में इसी का नाम फिर भ्रातर की पैड़ी और उसके बाद आगे चलकर हर की पैड़ी हो जाता है। मानसिंह द्वारा अकबर जो सेनापति रहते हैं तो नए सिरे से उनके द्वारा पुनरुद्धार करवाया जाता है और आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी जाती है। यहाँ पर पवित्र स्नान कुंड है और इसे ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो हर की पैड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद हरिद्वार का अगला स्थान है गऊ घाट, तो इसके पास ही ब्रह्म कुंड के दक्षिण में स्थित है गऊ घाट, यानी हर की पैड़ी के पास ही है और कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य से गौ हत्या का पाप मुक्त हो जाता है। तो गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पर गौ घाट बना हुआ है, ब्रह्म कुंड के दक्षिण में स्थित यह घाट है। इसके अलावा यहाँ पर कुशावत घाट है, गौ घाट के समीप यह घाट है और माना जाता है कि जो दात्रेय ऋषि थे उनके द्वारा यहाँ पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की गई थी इसी कुशावत घाट में, और गंगा के प्रभाव में उनके जब केस बह गए तो वह क्रुद्ध हो जाते हैं और उसके बाद फिर माँ गंगा द्वारा उनके जो केस हैं तो उनको लौटाया जाता है। और इसका जो निर्माण है तो महारानी अहिल्याबाई द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है और यहाँ पर ये श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है कुशावत घाट। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थान है हरिद्वार का तो यह है माया देवी मंदिर, और देवी के जो 52 शक्तिपीठ हैं तो उनमें से एक है और यहाँ पर नगर के केंद्र में यह स्थित है माया देवी मंदिर, और इसी के नाम पे हरिद्वार का नाम मायापुर भी रखा गया है। तो माया देवी हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी भी है। तो ये प्रश्न पहले आ चुका है कि हरिद्वार के अधिष्ठात्री देवी है तो माया देवी है, और हरिद्वार का यहाँ पर हरिद्वार में इनका प्राचीन मंदिर है और माया देवी के नाम पर ही यहाँ पर हरिद्वार को मायापुर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रमुख मंदिर है तो यह है चंडी देवी, और चंडी देवी यह पौड़ी में स्थित है। तो पौड़ी में स्थित यह मंदिर है जहाँ पर मनसा देवी व चंडी देवी का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर मनसा देवी हो वहाँ पर चंडी देवी का होना अनिवार्य होता है। तो हरिद्वार के पूर्वी छोर पर शिवालिक के नील शिखर पर स्थित है। तो चंडी देवी नील शिखर पर स्थित है और यह पौड़ी में आता है। रोपवे व पैदल मार्ग से यहाँ पर जाया जा सकता है, तो रोपवे और पैदल मार्ग से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर मनसा देवी मंदिर भी है और हरिद्वार में शिवालिक के बिल्ब शिखर पर, नील शिखर पर है चंडी देवी और बिल्ब शिखर पर है मनसा देवी मंदिर। नगर के पश्चिम में स्थित है। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न और जतकारु इसकी पत्नी है सर्परागी देवी, जिनको माँ मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। तो उनका यहाँ पर मंदिर स्थापित है और यहाँ पर माँ मनसा की जो 3 मुख वाली साथ में 5 भुजाओं वाली व अष्टनाग वाहनी मूर्ति यहाँ पर मंदिर में स्थापित की गई है। यहाँ पर भी रोपवे और पैदल मार्ग दोनों की सुविधाएं हैं, दोनों तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर जो हरिद्वार का अगला प्रमुख स्थल है तो वह हमारा बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर है और यह शिव के प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। तो यह जो बिल्व पर्वत है तो उसकी तलहटी पर यह बना हुआ है और माना जाता है कि जो माँ पार्वती थी तो उनके द्वारा यहाँ पर शिव की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की गई थी इसी बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर में, और भगवान शिव के द्वारा उन्हें यहीं पर दर्शन दिए गए थे। तो यह जो मंदिर है तो यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला जो प्रमुख स्थल है तो वह भीमगोड़ा है। तो कहा जाता है यह भीमगोड़ा कुंड है तो यह पांडवकालीन है और भीम के घोड़े की एक टाप से यह बना हुआ कुंड है। तो भीम के घोड़े के टाप से बना हुआ कुंड है भीमगोड़ा, और वर्तमान में यहाँ पर बैराज भी बनाया गया है जिसे भीमगोड़ा बैराज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला स्थल है सप्तऋषि आश्रम। तो सप्तऋषि आश्रम की बात करें तो गंगा जी पृथ्वी पर उतरे तो सप्तऋषि आश्रम को देखकर वह रुक गई। तो तब देवताओं के द्वारा सलाह दी जाती है कि माँ गंगाओं को कि आपकी 7 धाराओं में विभक्त हो जाओ। तब यह जो क्षेत्र है तो सप्तऋषि या सप्त सरोवर के नाम से जाना जाता है और आज भी यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम स्थापित है। इसके बाद हरिद्वार का अगला स्थल है शांति कुंज। शांति कुंज की बात करें तो आचार्य परवर श्री राम शर्मा के द्वारा 1971 में तो 1971 में इसे स्थापित किया जाता है और यह आज मुख्यतः गायत्री तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ प्रतिदिन गायत्री यज्ञ व साधना भी होती है। तो गायत्री तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है शांति कुंज। इसके बाद यहाँ पर अगला स्थल है कनखल। कनखल एक हरिद्वार का उपनगर भी है, दक्षिण में स्थित है। शिव भगवान के ससुर और दक्ष प्रजापति की राजधानी रही है। तो यहाँ पर जो शिव भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति थे तो उनकी राजधानी बताई जाती है कनखल में, और कहा जाता है कि दक्ष द्वारा यहाँ पर जो यज्ञ आयोजित किया गया था तो उसमें शिव का स्थान न देखकर माता सती यहाँ पर कुंड में योगाग्नि के द्वारा स्वयं भस्म हो जाती है। तो योगाग्नि के द्वारा जो माता सती हैं तो यहीं पर भस्म हो जाती हैं। तो और यहाँ पर दक्ष प्रजापति की राजधानी भी रही है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो सनत कुमार थे तो उनको यहाँ पर कनखल के क्षेत्र में ही सिद्धि प्राप्त हुई है। और साथ ही इस जो कालिदास का मेघदूतम ग्रंथ है तो उसमें भी कनखल क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और वर्तमान में इसी कनखल क्षेत्र में सती कुंड भी बना हुआ है। तो यानी कनखल जो क्षेत्र है तो यह कनखल जो उपनगर है तो यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से यहाँ ये प्रसिद्ध रहा है। कनखल के प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करें तो कनखल में कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिसमें दक्षेश्वर महादेव है, महिषासुरमर्दिनी, तिलभांडेश्वर महादेव, नारायणी शिला, शमशान मंदिर और रामेश्वर मंदिर यहाँ के ये प्रमुख मंदिर हैं। इसके बाद हरिद्वार का अगला जो प्रमुख उपनगर है तो यह है रुड़की। और रुड़की की बात करें तो गंगा के दोनों तरफ और सोनाली नदी के दक्षिण में यह स्थित है, और यहाँ पर जो ये नगर है तो यह ऊपरी गंगा नहर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो नगर का विकास गंगा नहर निर्माण के बाद ही प्रारंभ होता है, और इसके साथ ही यहाँ पर हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की यहाँ पर दरगाह है पिरानी कलियर, तो वहाँ भी रुड़की में ही है और जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। तो यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर है तो इसकी परिकल्पना जो तत्कालीन गवर्नर रहते हैं थॉम्सन तो उनके द्वारा की जाती है, और निर्माण पीवी काटले के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। और रुड़की जो ये कॉलेज है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज तो इसमें इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 22 दिसंबर 1851 में यहाँ पर पिराने कलियर के बीच रेल इंजन व 2 मालवाहक डिब्बों का एक साथ यहाँ पर रवाना किया गया था, और यह डिब्बों में गंगा नहर निर्माण हेतु मिट्टी लाई गई थी। तो 1853 में देश में रेल आती है, लेकिन यहाँ पर जो रुड़की से पिरान कलियर के बीच सर्वप्रथम यहाँ पर रेल इंजन के साथ 2 मालवाहक डिब्बों के साथ यहाँ पर चलाई गई थी, लेकिन इसमें मिट्टी भरी होती है और ये जो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण था तो उसके लिए ये प्रयोग किए जा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है तो 1847 में थॉम्सन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से इसे स्थापित किया जाता है, और ऊपरी गंगा नहर निर्माण में यह अपना सहयोग देता है। वर्तमान में यह 7वां IIT बना है और एशिया का यह प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो रुड़की कॉलेज की स्थापना होती है उसके बाद कुछ अन्य यहाँ पर प्रमुख संस्थान यहाँ पर रुड़की में मौजूद हैं, जिसमें रक्षा एवं तकनीकी कौशल प्रमुख, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये पूछा जा चुका है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये भी पूछा जा चुका है तो ये भी हमारा रुड़की में है, और भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी जो प्रमुख संस्थान हैं रक्षा एवं तकनीक कौशल प्रमुख, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो ये सभी हमारे रुड़की में ही स्थित है। तो ये था हमारा हरिद्वार जिले से संबंधित तथा उत्तराखंड के जो पर्यटन
स्थल हैं, तो कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें सनवल क्लासेस के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।